हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 की एक कविता जिसका नाम है धीरे धीरे उतर क्षितिज से, और जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए कविता की ओर ध्यान देते हैं। कविता जो आज हम पढ़ेंगे धीरे धीरे उतर क्षितिज से, वास्तव में ये एक प्राकृतिक कविता है जिसका चित्रण कवित्री ने एक स्त्री के रूप में, एक नायिका के रूप में किया है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वसंत ऋतु का मानवीयकरण किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारक में नभ बेनी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन, रशिम वलय सत धन अब गुंठन, मुक्ता हाल अभिराम बिछा दे, चितवन में अपनी पुलकित आ वसंत रजनी। चलिए देखते हैं कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। क्षितिज, क्षितिज उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक है। तारकमय मतलब तारों से भरा हुआ, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, नव यानी नया, बेनी बंधन, बेनी का मतलब बाल, ठीक है, केस, बंधन मतलब बंधा हुआ, शीश फूल मतलब शीश मतलब सर, फूल मतलब फूल, शशि यानी चांद, नूतन यानी नया, रश्मि वलय मतलब किरणों का घेरा, यहाँ पे कड़ा का अर्थ है। ठीक है। मुक्ताहाल यानी मोती, अभिराम यानी कि सुंदरता, और पुलकित मतलब आनंद। तो चलिए शब्दार्थ देखते हैं। उसके पहले प्रसंग। यहाँ पे वसंतकालीन रात्रि का मानवीयकरण किया गया है और वसंतकालीन रात्रि का वर्णन या चित्रण एक नायिका के रूप में किया गया है। व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में महादेवी वर्मा जी ने वसंत ऋतु के रात्रि का एक नायिका के रूप में वर्णन करती हैं। वो वसंत रजनी से कहती है कि हे वसंत रजनी, तुम धीरे धीरे धरती पर आओ। वर्मा जी नायिका के रूप में वर्णन करते हुए कहती हैं कि वसंत ऋतु को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो रजनी रूपी नायिका अपने बालों को तारों से गुथी हुई है और अपने बालों में चांद रूपी फूल को सजाए हुए है। इसी क्रम में आगे कहती हैं कि नायिका ने मानो सफ़ेद बादल रूपी घूंघट ओढ़ रखा है। मतलब वो जो चांदनी है ना, चांद से जो चांदनी इनको मिल रही है वो किरणें चारों ओर उनको फैला रही है। कहते बादल रूपी घूंघट ओढ़ रखा है जिसका किरण चारों ओर फैली हुई है। वो कहती हैं कि वो अपनी सुंदरता से चारों तरफ ओस की बूंदें बिछा रही है जो प्रकृति को और भी आकर्षित और आनंदित कर देती हैं। वो कहती हैं आनंद से भरी हुई वसंत रजनी, तुम धीरे धीरे इस धरती पर आओ। विशेषता देखेंगे। यहाँ प्रकृति का एक मनमोहक ऋतु वसंत रात्रि का एक स्त्री के रूप में चित्रण किया गया है। वसंतकालीन रात्रि का मानवीयकरण किया गया है। काव्य भाषा, तत्सम पदावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है जो कि संगीतात्मक सरलता तथा मधुरता से युक्त है। आगे देखेंगे। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अली गुंदित पद्मों की किंकरनी, बरपद गति से आलस तरंगनी, तरल रजत की धार बहा दे, मृद स्मित से सजनी, भी हंसती आ बसंत रजनी। इसका शब्दार्थ देखेंगे। पद्यांश का मरमर का मतलब होता है ना पत्तों की ध्वनि, सूखे हुए पत्तों की आवाज़, नुपुर का अर्थ है पायल, पद्म यानी कमल का फूल, अली यानी भौरा, गुंदित यानी कि भौरों की आवाज़, आलस यानी आलस्य, तरंगनी नदी, तरल द्रव्य, रजत का मतलब श्वेत सफ़ेद या चांदी, मृद यानी मधुर, स्मित यानी मुस्कान, बिहस्ती यानी मुस्कुराहट के साथ। तो चलिए देखते प्रसंग। प्रकृति रूपी नायिका का रूप आकर्षण का यहाँ वर्णन किया गया है। व्याख्या में देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री क्या कहती है। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, ऐसा लगता है जैसे एक वसंत रजनी में एक रूप आकर्षण का, जैसे वो कहती हैं कि एक सुंदर स्त्री जब चलती है तो क्या होता है, उसका पैरों का आवाज़ होता है। ठीक है, उसके पैरों की आवाज़ गूंजती है। ठीक उसी प्रकार जब वसंत ऋतु में वसंत रूपी नायिका जब चलती है तो पत्तों की, वो जो सूखी हुई पत्तों की आवाज़ है वो कैसा लगता है, वो पायल के ध्वनि के समान। और क्या कहते हैं कि कमरधनी किंकरनी, ठीक है, कहते हैं कि अली गुंजित पद्मों की किंकरनी, कहते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे कि जब वो चलती हैं तो उनके कमर धनी की आवाज़ सुनाई देती है। किसके समान, भौरे के गुंजन के समान। पर पद गति से आलस तरंगनी, तरल रजत की धरा बहा दे। कहते हैं
कि जिस ऐसे इस ऋतु में नदी की जो धारा है वो क्या हो गई है, आलस से भर गई है, ऐसा महसूस होता है। क्यों ऐसा कहते हैं कवि? क्योंकि ऐसा यहाँ पर कहते हैं कि उसकी जो भंवरों की आवाज़ है, उसके कमरधनी की आवाज़ है, और आलस से भरा हुआ नदी, यानी कि वर्षा ऋतु में हम लोग क्या देखते हैं कि पानी की धारा तेज होती है, नदी की धारा तेज होती है, लेकिन वसंत ऋतु में नदी की धारा जो क्या होती है वो एकदम मध्यम हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि नदी कैसे बह रही है, आलस के साथ बह रही है और तरल रजत की धार बहा दे। और वो अपने साथ क्या करती है, तरल रजत, यानी कि रात का समय है, पहले ही पता चल गया रात का समय है, चांदनी खिली हुई है, और वो क्या नदी में अपना प्रतिबिंब बनाती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो रजत को तरल रूप में बहाकर आगे लेकर जाती है। मृद स्मित से सजनी बिहस्ती आ बसंत सजनी। क्या कहते हैं कि हे वसंत ऋतु, तुम अपने मधुर मुस्कान के साथ हंसते हुए, मुस्कुराहट के साथ कहाँ आओ, धरती पर आओ। इसमें देखेंगे विशेषता क्या है। इसकी विशेषता है कि ये मानवीयकरण किया गया है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे है, पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलय नील का चल दुकुल अली, गिर छाया सी श्याम विश्व को, आ अभिसार बनी संकुचित का आ बसंती। क्या कहा गया? यहाँ पे कठिन शब्द देखेंगे, शब्दार्थ। अंजलि अर्थात उपहार, मलय अनिल मतलब मलय पर्वत से बहने वाली सुगंधित हवा, चल मतलब चलना, दुकुल का मतलब होता है आंचल या वस्त्र, अभिसार का मतलब होता है प्रिय मिलन, और संकुचित का मतलब होता है संकोच के साथ। तो यहाँ पर देखते हैं कि कवित्री क्या कहती है कि जब वसंत रजनी का जो वसंत रजनी है उसकी रोम रोम में क्या है, आनंदित, उनका जो रोम रोम है वो आनंदित सपनों से भरा पड़ा है, उसके हाथों में स्मृतियों का अंजलि यानी कि स्मृति रूपी उपहार है, वो अपने साथ मलय पर्वत से बहाती हुई सुगंधित हवा को लेकर इस प्रकार आती है जैसे मानो कि वो उसका आंचल है और वो आंचल क्या हो रहा है, लहराते हुए आ रही है। आगे इसी क्रम में वर्मा एक कहती हैं कि हे रजनी, तुम संकोच से भरकर धीरे धीरे धरती पर आओ। क्यों कहती है कि संकोच से भरकर धरती पर धीरे धीरे आओ? क्योंकि जब वसंत रात्रि होती है तो क्या होता है, वसंत रात्रि में प्रिय मिलन का आभास होता है। जो प्रिय है वो अपने प्रिय से मिलने के लिए क्या होता है, प्रिय मिलन का समय होता है। सारा वातावरण अपने प्रिय से मिलने के लिए क्या होता है, उत्साहित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वसंत रजनी तुम कैसे आओ, तुम संकुचित होकर आओ, संकोच के साथ आओ। इसमें विशेषता क्या देखते हैं? इसमें हम विशेषता देखते हैं कि पूरा जो वातावरण है वो क्या है, बताया गया है कि पूरा वातावरण में वसंत ऋतु का प्रभाव है और इसमें भाषा अलंकृत है, प्रांजल है, चमत्कारिक है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कहा गया है, सिहर सिहर उड़ता सरिता उर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल फिर, सुन प्रिय की पदचाप हो गई, पुलकित यह अवनी, सिहरती आ बसंत रजनी। कठिन शब्द देखेंगे। सिहर का मतलब होता है कांपना, सरिता का उर यानी नदी का हृदय, पदचाप अर्थात पैरों की आहट, और अवनी का अर्थ होता है धरती। क्या कहता है? कवित्री कहती है कि प्रकृति का एक मनमोहक चित्रण करते हुए कहती है कि वसंत काल में का जो मौसम होता है वो ना तो अधिक गर्म होता है ना ही अधिक ठंड होती है, लेकिन इस काल में जब हवाएं चलती है तो क्या होता है, हवा के चलने के कारण नदी में हल्की सी तरंग उठती है, जिसे देखकर कवित्री कहती है कि मानो नायिका का हृदय ठंड या उत्साह, यहाँ दोनों ही आएगा, या तो ठंड से या तो उत्साह के साथ। क्यों उत्साह के साथ? क्योंकि इसके पहले ही पंक्ति में बता दिया गया है कि ये प्रेम मिलन का यहाँ पर बात कहा गया है, अपने प्रेमी से मिलने की बात कही गई है, मानो ऐसा लगता है, इसीलिए वहाँ उत्साह शब्द। साथ ही यहाँ पे उत्साह इसलिए हो सकता है क्योंकि धरती पे वसंत ऋतु के आगमन से धरती क्या हो गई है, आनंदित हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे उत्साह भी है, ठंड भी है, दोनों से यहाँ मतलब रखा जा सकता अर्थ है। उत्साह से वो सिहर उठता है। इस काल में चारों तरफ विभिन्न तरह के फूल अपने सुधा के साथ खिलने के लिए तैयार है, यानी कि कलियाँ अब फूटने के लिए तैयार है।
इतना सुंदर दृश्य को देखकर प्रकृति के सभी जीवों तथा लोगों का मन क्या होता है, उत्साह से मचल उठता है। आगे इसी क्रम में वर्मा जी कहती हैं कि वसंत के आगमन से क्या होता है, उसके आगमन के कारण धरती आनंद से भर जाती है। अंत में कवित्री कहती है कि हे बसंत ऋतु, तुम सिहरती हुई पृथ्वी पर आओ। इसका हम देखते हैं कि इसका विशेष क्या है। मानवीयकरण किया गया है, प्रकृति का स्त्री के रूप में उपमा सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये था ये जो कविता आपने पढ़ा, धीरे धीरे उतर क्षितिज से। उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।